आज दिन भर के उपवास के दौरान जो हमारे चिंतन के दौरान जिन विषयों ने हमें प्रेरित किया, उन विषयों को आप लोगों से साझा करना मैं अत्यंत आवश्यक समझता हूं। और आज जब मैं उपवास कर रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि पूरे इस किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि को समझने का एक अवसर हम तलाश रहे थे। तो जो आज पूरे देश भर में जिन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस किसान आंदोलन को समर्थन करते हुए उपवास और सत्याग्रह पर अपने अपने जगहों पर बैठ के किसानों के साथ जिन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की है, निश्चित तौर पर वो भारत की आत्मा जो किसानों के मन में बसती है, सचमुच में उनके साथ एक संवेदना प्रस्तुत करने का काम किया है। लेकिन सवाल उठता है कि आज के पहले और इस दौरान के जितने भी जनपक्षीय मुद्दों को लेकर संघर्ष पूरे देश भर में चलता है, सरकार कोई भी हो, लेकिन उस सारे आंदोलन को, उस सारे रचनात्मक संघर्ष को, उन सारे अहिंसक तरीके से चलने वाले प्रयत्नों के पीछे जिस तरीके से आज की वर्तमान सरकार ने हर चीज के पीछे एक पृष्ठभूमि पोषित करने का काम किया है, हर उस आंदोलन को, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे छात्रों का हो, चाहे नौजवानों का हो, चाहे महिलाओं का हो, उन तमाम आंदोलनों को जिस तरीके से एक तरीके से प्रभावित करने के लिए हर आंदोलन के पीछे एक आभासी कहानी बना दी गई है, उस आभासी कहानी को समझने की जरूरत है। वो आभासी कहानी है क्या? तो जिस तरीके से आज दिल्ली में पूरे देश भर के और खास करके पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सघन रूप से आने वाले किसान आज दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, और इन किसानों के साथ देश भर की कृषि प्रधान लोगों की जिस तरीके से मानसिकता है और उनकी संवेदना है, उन संवेदना को व्यक्त करने के लिए देश भर के लोग आज जिस किसानों के साथ खड़े हैं, उनको समझना अत्यंत आवश्यक है। सरकारों ने एक बड़ी कहानी बनाई है, वो कहानी ये है कि ये खालसा पंथ के हैं लोग, ये लोग खालिस्तान मांगने वाले लोग हैं। तो आज के डेट में जितने भी संघर्ष और आंदोलन चल रहे हैं, उसके पीछे इस तरह की एक आभासी कहानी खड़ा कर देना, मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष का चरित्र बन गया है। और सत्ता पक्ष के समर्थन करने वाले लोगों के जो लोग पोषित होने वाले लोग हैं, उसमें बहुतायत लोग तो इस बात से उनका वास्ता है कि सत्ता को संरक्षित करना उनके कैरेक्टर का हिस्सा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इसके पीछे के हिडन एजेंडा को नहीं समझ पा रहे हैं। तो हिडन एजेंडा है क्या, छुपा हुआ एजेंडा है क्या, इस बात को जानना जरूरी है। आपने देखा होगा कि पूरे लॉकडाउन के दौरान भारत की इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, चौपट हो गई, यहां तक कि -23.9% चली गई। लेकिन इसके अलग आप देखेंगे कि कृषि के क्षेत्र का जो जीडीपी था, उसका अलग से अगर मूल्यांकन किया जाए तो उसमें कोई खास गिरावट नहीं आई थी। तो देश के पूंजीपतियों ने ये सोचा कि ये क्षेत्र जो है वो बहुत ही इंडिपेंडेंट क्षेत्र है और यहाँ किसी भी तरह का गिरावट नहीं देखा गया, इसलिए क्यों नहीं इस क्षेत्र को अपने आगोश में लिया जाए, अपने अंदर इसको समाहित किया जाए और ये क्षेत्र बहुत मुनाफे का हो सकता है। तो बिहार में तो नहीं, लेकिन अन्य जो राज्य हैं, कई राज्य हैं, उसमें कारपोरेट खेती होती है, और कारपोरेट खेती का मतलब कारपोरेट फार्मिंग होता है, और वहाँ जो है इंडस्ट्रियल लोग जो हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, उस तरीके से खेती को अपने कब्जे में लेते हैं, और जो किसानों के पास खेत होती है, क्रमशः वो घाटे की खेती होते होते और वो चली जाती हैं कारपोरेट के हाथों में, खेत चला जाता है। तो जब पूंजीपतियों को इस पूरे लॉकडाउन के दौरान ये पता चला कि ये खेती का जो क्षेत्र है, अगर ये हमारे हाथों में आ जाए
तो हम इसका मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। तो वहाँ से उनके मन की जो बात है, वो मन की बात कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंची, और सरकार तक पहुंचने के बाद आज जिस 3 बिल को सरकार लेके राज्यसभा और लोकसभा में पास कराया है, उस बिल को समझना जरूरी है। उसमें स्पष्ट ये कहा गया है कि जो बाजार का एक व्यापक क्षेत्र दे रहा है, असल में वो व्यापक क्षेत्र नहीं है, बल्कि जब एमएसपी को कम कर दिया जाएगा, एमएसपी को खत्म कर दिया जाएगा, तो व्यापक क्षेत्र नहीं मिलेगा, बल्कि जो सरकार की मंडी थी, उस मंडी में किसान जाता था और अपने माल को वहां रख देता था, और जो एमएसपी निर्धारित की गई थी उससे उसको भुगतान हो जाता था, और उसके लगभग 4 महीना, 3 महीना, 6 महीना उस खेत में काम करने का जो मुआवजा था, एक तरीके से जो उसका उत्पादन और लागत का मूल्य था और उसमें जो मुनाफा होता था, वो उसे प्राप्त हो जाता था। लेकिन अब जब सरकार की मंडी समाप्त कर दी जाएगी, तो अब प्राइवेट मंडी होगी और एमएसपी खत्म कर दिया जाएगा। तो उस स्थिति में होगा क्या कि बार्गेन करने की जो कैपेसिटी है वो किसानों के पास नहीं रहेगी, बल्कि वो पूंजीपतियों के पास चली जाएगी, और जो प्राइवेट मंडी है वो चाहेगा किसान से कि औने पौने दामों में उसके प्रोडक्ट को ले लिया जाए, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो ये अन्य फसल हो, वो तमाम फसलों का वो सौदा बहुत आसानी पूर्वक कर पाएगा। तो हम लोगों का जो विरोध है, वो विरोध इन 3 कानूनों को लेकर ये है कि जो सरकार की मंडी की व्यवस्था थी, वो मंडी की व्यवस्था में जो एमएसपी निर्धारित था, उसमें तो किसान अपना जो है माल बेच लेता था और उससे जो छोटा मोटा मुनाफा होता था वो उनको मिल जाता था। लेकिन अभी अगर प्राइवेट जो मंडियां खुलेगी, उसमें अडानी जी, अंबानी जी और तमाम जी इस तरह के लोग हैं, वो देश में 10% लोग ही हैं, उन्हीं की जो मंडियां खुलेगी और उसमें जो बिचौलियों का बार्गेन होगा, और बार्गेन करने के बाद सबसे नुकसान अगर किसी का भी होगा तो उत्पादन करने वाले किसानों का नुकसान होगा। तो कुल मिला के आज अगर किसान सड़कों पर आया है तो वो अपनी जेन्युइन मांग को लेके आया है, और उस मांगों को लेकर अगर देश यह कृषि प्रधान देश है, तो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग अगर इस इशू पर समर्थन करने वाले लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बात को समझना होगा और इस काम को और ज़्यादा बेहतर तरीके से इस पूरे संघर्ष को, आंदोलन को दिशा देनी पड़ेगी। नहीं तो जिस तरीके से सरकार और पूंजीपतियों का जो एक तरीके से गठजोड़ हो गया है, उस गठजोड़ को कहीं ना कहीं आम आदमी ही इस बात को तोड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर केवल आज कृषि का ही क्षेत्र निजीकरण, निजी हाथों में नहीं जा रहा है, बल्कि इस लॉकडाउन ने क्या किया कि पूरे देश की जो एक तरीके से सरकार की व्यवस्था थी, जिसमें लोक कल्याण, किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन होता था। आप देखे होंगे, मुझे पूरे देश भर के लोग शायद हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको ये जानना चाहिए कि छपरा से सोनपुर की दूरी 50 किलोमीटर है, और 50 किलोमीटर दूरी की यात्रा को स्लीपर मैंने देखा 355 रुपया और 900 कुछ रुपया समथिंग रुपया थर्ड एसी का था, जो कि दिल्ली तक की यात्रा का लगभग 1100 या 1200 होता है। आप सोच सकते हैं कि ये किस तरीके से हमारे जो नेशनल गर्व का विषय था, वो सारी कंपनियां जिस तरीके से निजी हाथों में सौंपी जा रही है, उससे आने वाले दिनों में नुकसान हमारा और आपका है। किसी राजनीतिक दलों के साथ कोई सरोकार मैं अपने जीवन में नहीं मानता हूं, लेकिन ये जरूर मानता हूं कि जब जनपक्ष पर कहीं ना कहीं हमला होगा तो आम आदमी कहीं ना कहीं उसको उतरना पड़ेगा। तो आज सत्याग्रह के दौरान हमने महसूस किया कि किसान जो आज दिल्ली की भीषण कड़ाकी की ठंड में आज सड़कों पर उतरा हुआ है, निश्चित तौर पर उनकी पीड़ा जरूर है, और उनकी पीड़ा को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं
तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कृपया उपहास उड़ाने का काम न करें। इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए और कम से कम अन्य दाताओं के साथ तो ज़रूर आप न्याय और इंसाफ कर पाएंगे। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपकी आंखें खुलेगी, और जब आपकी आंखें खुलेगी तो वो दिन आपसे दूर निकल गया होगा। इस देश की इकोनॉमी बुरी तरह से चौपट हो गई है, बुरी तरह से लोग बेरोजगार हो गए हैं, और इस देश की हालत जो है वो कुछ चंद लोगों के मुट्ठी में कैद होते जा रहा है। तो मैं निवेदन ज़रूर करूंगा आप सब लोगों से, इस देश को केवल धार्मिक नज़रिए से, केवल जातिगत नज़रिए से, केवल सत्ता के समर्थन और सत्ता के खिलाफ होके न देखिए, बल्कि इस देश से आप सब लोग प्रेम करते हैं, इस देश से सब लोग मोहब्बत करते हैं। इस देश को मजबूत बनाने के लिए आज ज़रूरत है उन किसानों के साथ अपनी संवेदना रखने का। अगर आपके पास संवेदना ना हो, आपके पास शब्द ना हो, तो ऐसे शब्दों से उन्हें कृपया जलील ना कीजिए जिससे कि उनकी अंतरात्मा हिल जाए। और उधर से जो किसान को हमारे भारतीय संस्कृति में कृषक को देवता का दर्जा प्राप्त है, इसलिए कि भूख की आग को वो अगर शांत करता है तो वो निश्चित तौर पे हमारे और आपके लिए देव तुल्य हैं। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि इस कृषि प्रधान देश में किसानों के साथ अपनी सॉलिडेरिटी, अपनी संवेदना व्यक्त कीजिए। और निश्चित तौर पर आप सब लोग अगर किसानों के साथ खड़े हो रहे हैं तो किसानों के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं, बल्कि अपने साथ खड़े हो रहे हैं, अपने आने वाले कल के लिए खड़े हो रहे हैं, अपने भविष्य के लिए खड़े हो रहे हैं। इसलिए आज इस पूरे देश भर में जो सत्याग्रह हुआ है, सर्वोदय समाज के द्वारा हुआ है, एकता परिषद के द्वारा हुआ है, और देश भर के स्वतंत्र रूप से भी इस सत्याग्रह में भाग लेने वालों ने जिस तरह से किसानों के समर्थन में उपवास रखा है, और भारत का जो विपक्ष है वो कल सड़क पर उतरने वाला है। एक तरीके से डेमोक्रेसी में ये स्पेस होना चाहिए, जब सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाए, सत्ता आवाज न सुने जनता का, तो विपक्ष को सामने आना होता है। लेकिन आज का विपक्ष सड़कों पर उतरा है, तो निश्चित तौर पर इन किसान देवताओं की आत्मा को ज़रूर सुकून मिलेगा। और हम सब लोग भी सोचें, हम देश की सरकार जो आज संचालित हो रही है उससे हमारा कोई बहुत मतलब ऐसा कोई संबंध नहीं है, जो हम ये मानते हैं कि वो हमारे ही मतों के द्वारा, इस देशवासियों के मतों के द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं। लेकिन वो पूरे देशवासियों के बारे में सोचे, न कि कुछ चंद पूंजीपतियों के बारे में सोचे। अगर पूरे देशवासियों के बारे में सोचेगा तो देशवासी भी सरकार के बारे में सोचता है। इसलिए मुझे सरकार से इस सत्याग्रह के माध्यम से मांग है कि कृपया इस ऐसे जो किसानों के खिलाफ जा रहे बिल को कृपया वापस लीजिए, और इस देश में खेती और किसानी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, और ज़्यादा विकसित करने के लिए, जहां किसान का बेटा गर्व महसूस करने लगे कि मैं एक कृषक का बेटा हूं। जितना गर्व वो चिकित्सक का पुत्र होने में करता है, जितना गर्व वो किसी लॉयर के पुत्र होने में गर्व करता है, जितना वो किसी पूंजीपति के बेटे होने में गर्व करता है, उतना ही गौरव वो किसान का पुत्र होने में भी एकदम बेशक करने लगे। इसका एक सांस्कृतिक संघर्ष है, दूसरा आर्थिक संघर्ष है, और तीसरा इस देश को समृद्ध बनाने के लिए कृषि को छोड़कर दूसरा कोई विकल्प नहीं है जिससे यह देश समृद्ध हो जाए। इसलिए खेती और किसानी को समृद्ध बनाना, इस देश को समृद्ध बनाना है। कृपया नरेंद्र मोदी जी, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, आपसे निवेदन है कि इस कृषि के 3 जो आपने बिल लाया है, 3 जो कानून बनाए हैं,
वो कानून किसानों के हित में नहीं है। इसलिए आप इस तीनों कानून को, इस काले कानून की संज्ञा हम लोग दे रहे हैं, इस काले कानून को वापस लीजिए। इन्हीं संवेदनाओं के साथ, इन्हीं आप सब लोगों से रूबरू होने का ये मुख्य कारण था। इन्हीं विचारों के साथ फिर आपसे दूसरे विषयों पर मिलेंगे, लेकिन आप सब लोग भी किसानों के प्रति अपनी संवेदना किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर या आप जो तौर तरीका निर्धारित किए हैं वैसा व्यक्त कीजिए। आपको पुनः जय जगत, नमस्कार।